Our next resource person is Dr. Purnima Awasthi ji. Dr. Purnima Awasthi is Professor, Department of Psychology, Banaras Hindu University at Banaras Hindu University, Varanasi. She got her PhD from Banaras Hindu University, Varanasi, and her area of specialization are health psychology, cross-cultural psychology, rehabilitation, and positive psychology. She has served in University of Asmara, Northeast Africa earlier. She has 20 years of teaching experiences in various programs, and she authored 3 books in different areas. She has published 58 papers in various journals of repute and 25 book chapters in edited volumes. She has supervised 6 students in PhD program, and 4 students are currently working under her supervision. And she has also supervised 50 students at master level dissertation. She has got ICSSR fellowship and completed many research projects. So now I welcome you, ma'am, and please you start your address. नमस्कार धनंजय जी, नमस्कार अनुभूति मैडम, प्रमिला मेरी छोटी बहन भी दिख रही है, और भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होंगे जिनको मैं जरूर जानती हूँ। सबको मेरा नमस्कार। मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। क्योंकि जो मेरा टॉपिक है वो psychosocial aspects of gender with a special reference to health issues of women and children, ये है। और मुझे ये पता चला कि डिफरेंट सब डिसिप्लिन्स, सोशल साइंस के सब डिसिप्लिन्स के और आर्ट्स के सब डिसिप्लिन्स के पार्टिसिपेंट्स हैं, लाइक साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, इकोनॉमिक्स, और some may be representing from the gender studies। तो मेरी कोशिश है कि मैं अपने डेलिब्रेशन में जेंडर के बारे में कुछ बताऊंगी, जेंडर स्टीरियोटाइप्स के बारे में बताऊंगी, और whatever I would be describing, I have tried to focus on the issues that has come out from the empirical as well as from the theoretical research findings. I would be also focusing on the health and women's physical, psychological health and the social problems and the challenges जो वो फेस करती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कैसे हम महिलाओं के स्वास्थ्य और वेलबींग को और बच्चों के स्वास्थ्य और वेलबींग को सुधार सकते हैं, और इनफैक्ट उनके स्वास्थ्य और वेलबींग की स्थिति क्या है, और क्यों मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, इसको समझना बहुत जरूरी है। कुछ पॉलिसीज जो गवर्नमेंट ने चला के रखी हैं और उसके बारे में कुछ जानकारी देने का हम प्रयत्न करेंगे, और मदर्स के और चिल्ड्रन के हेल्थ बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। और अल्टीमेटली जब हम एज अ हेल्थ प्रोफेशनल्स जब हम काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो हाउ वी मे बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू द कंसर्न फील्ड इन विच वी हैव टू सर्व women and children। और फाइनली कुछ एजेंडा ऑफ एक्शन, बीइंग अ हेल्थ साइकोलॉजिस्ट, जो मुझे बहुत पसंद है, जिसपे पसंद इसलिए क्योंकि उसको काफी रिकमेंडेशंस हैं कि वैसे काम करना चाहिए हेल्थ प्रोफेशनल को, और कुछ उस तरह का काम मैंने किया है और मैं करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं उसको बताने की कोशिश करूंगी अगर मुझे समय दिया जाएगा। तो जब भी हम जेंडर की बात करते हैं तो यहाँ पर सोशल और लीगल स्टेटस एज अ गर्ल और बॉय या एज अ मैन और विमेन, उनको क्या सोशल स्टेटस दिया गया है। तो इसके बारे में जब भी हम जेंडर की बात करते हैं तो कई तरह के जो है वो बहुत मिक्स्ड बिलीफ, बिहेवियर और करेक्टरिस्टिक्स की बातें होती हैं, की चर्चा होती है। और जिस तरह से हम बात करते हैं, जिस तरह से हम सोचते हैं, जिस तरह से हम बिहेव करते हैं, वो ये बताता है कि whether we are representing feminine और masculine characteristics। तो स्टीरियोटाइप जो है वो एक तरह का सेट ऑफ बिलीफ सिस्टम्स है जिसमें कि लोगों के बारे में, बीमारियों के बारे में और हमारे बहुत सारे जो व्यवहार है उसके बारे में एक तरह का हम स्कीमा बना करके चलते हैं। और जब हम जेंडर की बात करते हैं तो
डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ, मतलब जिसमें कि हम ट्रेड से रिलेटेड स्कीमा बनाते हैं, और कुछ होता है प्रिस्क्रिप्टिव, जो कि सोशल नॉर्म्स जिसको प्रिस्क्राइब करता है। एक समुदाय में जहां हम रहते हैं वो हमें प्रिस्क्राइब करता है कि बीइंग फीमेल और बीइंग अ मेल हम हमारे अंदर कैसे कंपोनेंट्स होने चाहिए, कैसे रिजिडिटी होनी चाहिए, या वी हैव टू बी लिमिटिंग, और कितना पावरफुल होना चाहिए, कितने पावर हम जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह के कंपोनेंट्स की को लेकर के हम चलते हैं, देखते हैं, और एक तरह का हम स्टीरियोटिपिकल बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं, जिसके पीछे, इस तरह के विश्वासों के पीछे कोई भी रैशनल बेसिस नहीं होता है। किसी भी, अगर हम ग्रुप के मेंबर्स की हम बात करें, इररिस्पेक्टिव ऑफ इवन जेंडर ऑल्सो, तो इसमें कोई रैशनल बेसिस नहीं होता है। और पर हम लोग इस तरह के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे सोशल ग्रुप्स को एट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ये सोचा जाता है कि जो लोग हैं जिनके बारे में हम जिस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने एक स्कीमा बना लिया है, वैसे लोग उस तरह के जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो वैसे ही दिखेंगे, वैसे ही बात करेंगे, वैसे ही सोचेंगे। तो प्यारे बचपन से, हालांकि वो सत्य नहीं है कि गर्ल्स आर नॉट मेड फॉर कॉम्बैट एंड बॉय दे आर बिलीव टू दैट मैन टू, और वो लोग जो हैं युद्ध के मैदान में जा सकते हैं, वो स्पोर्ट्स देख सकते हैं। लगातार जो है इस तथ्य को खारिज किया जा रहा है, पर इस तरह का बहुत विश्वास था और अभी भी है। जैसे कि मैक्सिमम जो है, जब करियर सिलेक्शन की बात होती है तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड में हमेशा ये सोचा जाता है कि मेल का रिप्रेजेंटेशन हो, और फीमेल को कहा जाता है कि आप लिबरल आर्ट्स के सब्जेक्ट्स लो चले जाइए। और हालांकि मेल हो या फीमेल, कभी भी किसी के कहने पे लिबरल आर्ट या साइंस या बायोलॉजी या मैथमेटिक्स, जो भी आप स्ट्रीम चुन रहे हैं, वैसा ना चुने। ना ही आजकल एजुकेटेड ग्रुप ऐसा करता है, क्योंकि इट इज दैट डिपेंड्स टोटली अपॉन द एट्रीब्यूट्स और द पैशन और द आउटकम्स एज पर द एकेडमिक अचीवमेंट्स ऑफ मेल एंड फीमेल। पर इन जनरल मेल फीमेल के लिए बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं। और पहले तो आप लोगों ने सबने देखा भी होगा कि जो एड बनता था उसमें वॉशिंग पाउडर, निरमा, दूध से सफेदी जब भी आता था तो रेखा, रीना, जया, हेमा, सुषमा इस तरह के नाम लिए जाते थे। पर अब बदल रहा है। अब एडवर्टीजमेंट में भी चूंकि इतनी तरह के कैंपेन्स चल रहे हैं, और वहाँ भी बताया जा रहा है कि नहीं, ये बहुत खराब है, क्योंकि इस तरह के फिर स्कीम्स रिप्रेजेंट करने लग जाते हैं, और फिर वैसे एक्सपेक्टेशन डेवलप होने लगते हैं, और फिर उसके रिपरकशंस बहुत बुरे होते हैं। तो कोई भी काम में कोई डिवीजन नहीं है, पर ऐसा होता है। तो अगर हम किसी भी तरह का स्टीरियोटिपिकल बिलीफ जो है हम जब लेते हैं, तो उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों कोनोटेशंस होते हैं। ये कहा जाता है कि विमेन जो है वो बहुत अच्छी केयर गिवर्स होती हैं, और एज कम्पेयर टू द मैन। बट दिस काइंड ऑफ जनरलाइजेशन मे नॉट नेसेसरली स्टैंड ट्रू इन ऑल केसेस। ऐसा नहीं है। बहुत सारे केसेस में मेल भी बहुत अच्छे केयर गिवर साबित हुए हैं। और इस तरह के कुछ सिमिलर नोशंस भी मैन के लिए स्टैंड करते हैं, जैसे कि मैन आर बिलीव टू बी बेटर प्रोवाइडर्स देन विमेन, which might again not stand true in the cases where men have abandoned their families or might have defaulted on child support. तो ऐसा नहीं है कि सपोर्ट सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा मैन क्रिएट कर सकता है। मे इट बी टेंजिबल, मे इट बी फाइनेंशियल और इमोशनल और सोशल कंपेनियनशिप, ऐसा नहीं है। माँ भी कर सकती है, तो दोनों कर सकते हैं, पर ऐसा माना जाता है। तो डेफिनेटली समाज में जो मेल और फीमेल है, दे एग्जीक्यूट स्पेसिफिकली डिफरेंट रोल, जिसका कि कोई मतलब नहीं है, बस खाली एक नेचुरल जेंडर को लेकर के जो है उनको रोल परफॉर्म करना पड़ता है। और फिर भी मेन स्ट्रीम में जो है अगर हम देखें तो इस तरह के बहुत सारे रोल जो हैं वो व्याप्त हैं। लोग इस तरह के रोल्स को अडॉप्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो बिहेव करते हैं। और कभी कभी तो मतलब हम लोगों को भी बहुत आश्चर्य होता है कि कैसे अभी तक ऐसा सोचा जा रहा है। तो अगर हम बात करें तो देखें कि ये जो स्टीरियोटाइप्स है वो देखते देखते एक तरह से एक रोल बन जाता है हमारे समाज में, हमारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में।
और जो है कम्युनिटी भी उसको बहुत रिकमेंड करती है। अभी भी आप देख रहे हैं हमारे ही पड़ोसी देश में क्या हो रहा है ना। तो मेल शुड बी बॉसी, हेल्दी, एग्रेसिव, और दे शुड स्टडी मैथ एंड साइंसेस, और दे शुड बिकम विक्टोरियस इन देयर प्रोफेशनल एंड शुड मैनेज एंड सप्रेस इमोशंस। मतलब कि मेल कुछ भी हो सकते हैं, बॉसी हो सकते हैं, एग्रेसिव हो सकते हैं, उनको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, और उनको अपने प्रोफेशनल में जो है वो बहुत ऊंचाई तक जाना चाहिए, अपने इमोशंस को दबा लेना चाहिए। तो कब ये जो सारी बातें हैं कभी कभी बहुत सत्य भी साबित होती है। अगर आप रिजल्ट्स देखें हाई स्कूल का और अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के, आप जब तक रिजल्ट्स देखेंगे तब आप वहां पे देखेंगे कि फीमेल जो है वो उनके बहुत अच्छे स्कोर्स होते हैं, वो बहुत अच्छा जाती हैं। लेकिन जब कैरियर मेकिंग की बात आती है तो पता नहीं क्या हो जाता है कि उनका उनके जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत लो हो जाता है। और ये बहुत आश्चर्य की बात है कि ऐसा क्यों होता है। तो इसके पीछे बहुत सारे साइको सोशियो कल्चरल फैक्टर्स हैं, और बिल्कुल उसके पीछे स्टीरियोटिपिकल बिलीफ सिस्टम बहुत काम करता है। क्योंकि फीमेल को ये सोचा जाता है कि वो बहुत ओबीडियंट है, नर्चरिंग हो, जेंटल हो, सुपीरियर हो, लैंग्वेजेस ह्यूमैनिटीज में बहुत अच्छी हो, इमोशनल हो, उनके कंटेंट फैमिली हो, और जो है सब कुछ उनको मिल जाएगा, वो घर पे रहें और अपने सारी चीजों को वो कंप्रोमाइज कर दें, और काफी हद तक वो करती भी। अगर आप डेटा देखेंगे तो पता चलेगा। तो इस तरह की जो एक्सपेक्टेशन है, जो इस तरह के स्टीरियोटिपिकल बिलीफ सिस्टम्स है, वो कहीं ना कहीं रियलिटी में घटित होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर भी जो है वो, अगर हम देखा जाए, अगर हम देखें तो ये जिस तरह के भी जो स्टैंड पॉइंट्स हैं, ये कुछ भी नहीं है, बस खाली बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन है मेल और फीमेल में। उसकी वजह से इतने सारे साइको सोशल उनको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ जाते हैं। और जब अथॉरिटी पोजीशंस की बात आती है तो ये होता है कि जो वो जो मैन है वो अथॉरिटी पोजीशंस में रहेगा, और फीमेल जो है वो इस अथॉरिटी पोजीशन में सूट नहीं करती है। तो इस तरह की, और ये ट्रेनिंग कहीं ना कहीं हमारे घर में, हमारे परिवार में बचपन से ही शुरू हो जाती है, जहाँ पे कि जो केयर गिवर्स हैं फीमेल की, वह और या मेल की, वो वहीं से शुरू हो जाती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिजिग्नेशन शुरू हो जाता है गर्ल्स को, हाउस होल्ड का ज्यादा वो देना शुरू कर देते हैं। तो और तो इस तरह से वो स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है। तो विलियम एंड बेस्ट ने जो है वो 30 कंट्रीज में लोगों जेंडर रिलेटेड स्टीरियोटाइप्स की स्टडी की थी, और उन्होंने जो है डाइवर्स सेट ऑफ कल्चर, बहुत ही माने कल्चरल वेरिएशन था, लेकिन वहां पे भी जेंडर रोल स्टीरियोटाइप्स में बहुत सिमिलैरिटीज पाई गई। और ये देखा गया कि जो मेल के स्टीरियोटाइप्स थे वो बहुत एक्टिव थे, वो बहुत स्ट्रॉन्गर थे एज कंपेयर टू female stereotypes in all the 30 countries. So men were more likely to be seen as dominant, critical, logical, unemotional, और जो women थी वो बहुत affectionate, helpful, anxious, dependent, worried पाई गई। तो जबकि इन स्टीरियोटिपिकल बिलीफ सिस्टम्स का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से कोई मतलब नहीं था, एजुकेशन लेवल से कोई मतलब नहीं था। तो जो है ये बहुत ही एक आश्चर्यजनक ये एक फाइंडिंग सामने आई, और जो कहीं ना कहीं से इस सच को चरितार्थ कर रही थी। तो अंततः गत्वा हम ये देखते हैं कि इस तरह के बिलीफ सिस्टम से और इस तरह के जेंडर स्पेसिफिक स्टीरियोटिपिकल स्कीमा का असर कहीं ना कहीं विमेन के स्वास्थ्य पे पड़ता है। और जब भी हम महिलाओं के स्वास्थ्य की बात करते हैं तो खाली उनके बायोलॉजिकल कंडीशन या फिजिकल हेल्थ की बात नहीं होती है। जब भी हम बात करेंगे स्वास्थ्य की या करते हैं तो उसमें फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स की बात होती है। उनकी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बीमारी नहीं है ऐसा नहीं, अगर बीमारी नहीं है फिर भी आप हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं से साइकोलॉजिकल लेवल पे आप वीक हो, कहीं ना कहीं से आप सोशल लेवल पे आप वीक हो, इकोनॉमिकली आप डिपेंडेंट हो, और बहुत ही आप स्पिरिचुअल लेवल पे आप बहुत फ्री नहीं हो पा रही हो, कहीं ना कहीं आपको बहुत रेस्ट्रिक्शंस हो कि आपको ऐसे ही डील करना है, ऐसे ही आपको रहना है। तो वैसी हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ जो है, हम नहीं कह सकते कि एक महिला जो है वो उस मतलब ओवरऑल उसके पास वो बहुत हेल्दी है ऑन ऑल दी एस्पेक्ट्स।
that just we have discussed, like physical, psychological, social, economic, cultural and spiritual. तो जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो है वो एक तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट का इशू है. हेलो, देयर एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? हेलो हेलो हेलो, कोई प्रॉब्लम आ रही है? नो मैम, नो मैम. क्लियर है सब कुछ? ओके. हाँ, यस मैम, यस मैम. अच्छा अच्छा, ओके. तो गलती से शुरू हुआ था. अच्छा अच्छा. तो जो है ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पर बायोलॉजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल और एनवायरमेंटल फैक्टर जो सब एक दूसरे के साथ इंटरप्ले करते हैं, वाइस वर्सा जो है ये रिलेटेड होते हैं, और इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्प्लीकेशंस होता है विमेन के हेल्थ पे. तो ये देखा गया कि इंडिया जो है बहुत सारी कंट्रीज में से एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे कि मेन और विमेन दोनों की एकदम एक लार्ज, एकदम सेम लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये कि द मेल और फीमेल इज एक्सपेक्टेड टू लिव फॉर अ सर्टेन ईयर ऑफ द लाइफ, और मीन लेंथ ऑफ लाइफ आप इसको कह सकते हैं जन्म के समय. पर फैक्ट ये है कि जो है फीमेल एडवांटेज जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी से रिलेटेड इंडिया में नहीं मिल पाती है. तो इससे पता चलता है कि विमेन की हेल्थ के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, और स्पेशली चाइल्डहुड स्टेट में और रिप्रोडक्टिव स्टेट में विमेन का जो है मॉर्टेलिटी रेट्स बहुत ज्यादा हाई पाया जाता है. वहां पे उनकी डेथ बहुत होती है. इनके पास बहुत ज्यादा लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन के कारण इनका लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन भी बहुत कम हो जाता है, कम होता है, और लाइफ लॉन्ग इनको कहीं ना कहीं से they have to live under the control of their parents, their husband, their sons in the different phases of life, and they enjoy less autonomy. ऐसा जो है वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है, सर्वे है, कुछ रिसर्चर्स हैं, उन्होंने भी ऐसा पाया. और ये जो है इसके बहुत ज्यादा निगेटिव कॉन्सिक्वेंस पड़ते हैं इंडियन वीमेन के हेल्थ पर. इसके अलावा a frequently reported reason for the poor health of Indian women is the discriminatory practices against girls and boys. मतलब गर्ल्स एंड विमेन. तो विमेन के लिए हमेशा जो है डिस्क्रिमिनेटरी, बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन है ये देखने को मिलता है. और सबसे दुखद बात ये है कि बहुत ही अलार्मिंग एविडेंसेस ये बताते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में जो विमेन अचानक से मिस हो जाती हैं, वो दिखती नहीं है. तो जो है बर्थ के समय तो उनका रजिस्ट्रेशन है, लेकिन रिप्रोडक्टिव ईयर में या चाइल्डहुड के केस में वो कहाँ चली जाती हैं पता नहीं चलता है, या तो उनकी डेथ हुई. तो वर्ल्ड बैंक एस्टिमेटेड डेफिसिट ऑफ 35 मिलियन फीमेल हु शुड बी पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन but are not there, mainly due to the higher female than male mortality rate for every age group up to the 30 years. तो 30 साल की उम्र तक इतनी बड़ी संख्या में विमेन जो है वो मिस हो जाती हैं, और ऐसा माना जाता है कि उनकी डेथ हो गई. और ये बहुत ही दुखद बात है. और एक तरह से अगर देखा जाए तो सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस बहुत तेजी से होते हैं, और जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है ये भी जो है बहुत हद तक फेटस के सेक्स को देख लेती है, और ये हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा होता है. और एक बहुत बड़ी संख्या में लगभग 90% ऑफ द fetus दैट आर अबॉर्टेड आर फीमेल. फीमेल ही का ही जब सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्ट हो जाता है. और इसके अलावा ये भी देखा जाता है किसी का ऑडियो ऑन कर दे रहे हैं. मैम आप शुरू कर. मैम अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए.
मैम अनम्यूट कर लीजिए मैम। ओके अनम्यूट ओके। कर लो। तो जो विमेन जो है वो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो फेस करना पड़ता है। फूड जैसे अगर खाना है तो उनको अच्छा खाना नहीं मिल पाता, उनको अच्छी हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल पाती, उनको प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं मिल पाती। तो और ये भी देखा गया है कि जब बीमारी होती है तो बॉय को जो है वो ज्यादा ले जाया जाता है मेडिकल केयर के लिए बजाय कि गर्ल्स को। तो एक तो जो है मेरा ही बहुत ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि एक बार हम दुकान पे गए और एक एक पुरुष आए, जेंटलमैन आया, जो कि रिप्रेजेंटिंग दी बहुत ही मैंने पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का था। तो दवा खरीदने के लिए वो आए, तो दुकानदार को उन्होंने बताया कि वाइफ और बच्चा दोनों की स्थिति बहुत खराब है। और तो खराब थी ये बताया। तो डॉक्टर ने पूछा किसको बचाया जाए, तो उसने कहा कि लड़के को बचा दीजिए क्योंकि लड़का हुआ था, क्योंकि बीवी तो दूसरी आ जाएगी। तो सच काइंड ऑफ जो मैं वहां सुन रही थी, उसके बाद जब मैंने देखा तो रिसर्च फाइंडिंग्स में भी काफी कंसिस्टेंसी थी। तो इस तरह से देखा गया कि स्टडी ये बताती है कि 1 से लेकर के 4 साल तक गर्ल्स जो हैं उनकी ज्यादा जो है डेथ होती है। और जैसे इंजरीज से होती है, हाई फीवर से होती है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से हो जाती है, एक्सीडेंट से हो जाती है, उनको कोई देखने वाला ही नहीं है। और ये भी होता है कि मतलब ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत मुश्किल है कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, कि ये इंश्योर किया जाए कि विमेन के हेल्थ को प्रॉपर केयर किया जाएगा। मतलब ये बहुत बड़ा चैलेंज है हम लोगों के सामने। तो इस तरह से ये सारे प्रोजेक्टेड डेंजर्स को देखते हुए जो है विमेन की हेल्थ से रिलेटेड 2003 से 2005 के बीच में द विमेन्स ग्लोबल नेटवर्क फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स based in the Netherlands has coordinated a campaign, Women's Access to Health Campaign, in collaboration with the People's Health Movement. तो ये जो कैंपेन चला जो है ग्लोबल नेटवर्क फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स को लेकर के जो कैंपेन चला, इस कैंपेन में जो एल्मा आटा डिक्लेरेशन हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर 2000 था, इसके फेलियर को काफी बताया गया और इसका फिर से रिफॉर्मुलेशन किया गया, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्टिव्स एक्सपेक्ट किए गए थे विमेंस के हेल्थ को लेकर के, हेल्थ के पॉजिटिव आउटकम्स को लेकर के, उसको वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुई। और अभी जो है ये व्यू, मतलब इस तरह से इसको देखा जा रहा है कि ये जो हेल्थ के जो कैंपेन्स हैं, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल या सोशल कंसर्न्स नहीं है, लेकिन ये देश का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है और ये बहुत महत्वपूर्ण कंसर्न्स हैं। तो रिपोर्ट ये बताती है कि लगभग 5,85,000 डिलीवरी डेथ, लगभग मोर देन 5 मिलियन डिलीवरी डेथ होती हैं। 63 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को HIV इन्फेक्शन होता है। 7 मिलियन से ज्यादा जो चिल्ड्रन है वो डायरिया या निमोनिया से मर जाते हैं। 6 मिलियन से ज्यादा जो लोग हैं वो पोलियो से अफेक्टेड होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मिलियन लोग जो है वो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल डिसेबिलिटीज के शिकार होते हैं, मेल न्यूट्रिशन के कारण, इंजरी के कारण, इन्फेक्शन के कारण, इमोशनल ट्रॉमा के कारण। तो इसकी वजह से पूरे समाज में, परिवारों में बहुत ज्यादा एक चैलेंज खड़ा हो जाता है कि इनको कैसे केयर किया जाए, इनको कैसे सपोर्ट किया जाए, इनको कैसे ट्रीटमेंट किया जाए। और जो है बहुत सारे जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड, कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, ये इनके ऐसे लोगों के, जितने भी गरीब लोग हैं उनके स्वास्थ्य के सुधार के लिए काफी काम कर रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन and United Nations Fund for Population Activities, Office of the UN High Commissioner for Refugees, UN Fund for Drug Abuse Control, United Nations Developmental Program, ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो बहुत मल्टीकल्चरल हैं और मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव्स ऑफ हेल्थ केयर को जो है वो काफी सेंसिटिवली हैंडल करते हैं। और हम इस तरह से देख रहे हैं कि सिर्फ मेडिकल साइंटिस्ट की ही
जरूरत नहीं है महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के सुधार के लिए, बल्कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, ये सारे लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। और मेडिकल व्यू पॉइंट्स को भी देखना पड़ेगा, साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट्स को भी देखना पड़ेगा, सोशियोलॉजिकल व्यू पॉइंट्स को भी देखना पड़ेगा जब भी हम महिलाओं और चिल्ड्रन के स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। और ये भी देखा गया कि जो पिछले लास्ट डिकेड से जो है क्रॉनिक इलनेस की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस खड़े हो रहे हैं, और जिसकी वजह से जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जिसने हेल्थ प्रोफेशनल्स के अटेंशन को काफी जो है वो खींचा है। और जब भी इलनेस की बात होती है और क्रॉनिक इलनेस की बात होती है, तो पेशेंट्स पर्टिकुलरली जो है विमेन है, उनके जीवन में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट लाइफ चेंजेस होता है। और ये चेंजेस उनके फिजियोलॉजिकल जो है प्रॉब्लम्स, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हुई है उससे तो रिलेटेड होता है, और उसके अलावा उनकी इंटरपर्सनल हेल्थ से रिलेटेड और उनके साइकोलॉजिकल हेल्थ से रिलेटेड, जैसे कि बहुत ज्यादा वल्नरेबिलिटी है, एंजाइटी है, क्राइसिस है, इनसिक्योरिटी है, इससे बहुत प्रभावित होता है। और ट्रांजिशन टू सर्वाइवल फ्रॉम सच काइंड ऑफ इलनेस has been described as a poetic experience। ऐसे खतरनाक अनुभवों से, मतलब इतने डिजास्टरस कॉन्सिक्वेंसेस से जब वुमेन गुजरती है, तो बहुत सारे जो हैं वो उसके बहुत सारे जो उसके परिप्रेक्ष्य होते हैं जीवन को देखने के, जीवन के अर्थ को देखने के, जो है वो बहुत ज्यादा बदल जाते हैं, क्योंकि वो बार बार जूझती अनसर्टेनिटी से, और कहीं सडन डेथ तो नहीं हो जाएगी। तो ऐसे समय में साइकोसोशल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिससे कि उनके अंदर कंटेंटमेंट होता है और डिजायर, जीने की इच्छा समझ में मतलब इमर्ज होती है। तो इंडियन विमेन का जो भी स्वास्थ्य से रिलेटेड जो जितने भी पहलू हैं, उनके सोसाइटी में जो उनका स्टेटस है उससे उसका बहुत बड़ा लिंक है। और ये भी देखा गया है कि सन प्रेफरेंसेस के कारण जो है वो जो ऐसी विमेन जो कि डाउरी लेकर के नहीं गई हैं, उनको बहुत मेल ट्रीटमेंट का शिकार होना पड़ता है। और इंडियन विमेन को जिनकी एजुकेशन लेवल बहुत लो है, उनके पास बहुत लिटिल ऑटोनॉमी होती है, और उनको हमेशा कहीं ना कहीं से डिपेंडेंट होना पड़ता है अपने अपनी हर नीड के लिए। और जाहिर सी बात है, जब बीमारी की अवस्था से वो गुजर रही हैं, तब तो बहुत मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता है। और इसका असर सिर्फ महिलाओं को ही नहीं होता, उनके फैमिलीज को भी होता है। और जो है अगर विमेन की बहुत खराब स्थिति है, और ऐसे में अगर वो प्रेगनेंसी को कैरी करती हैं, तो उनके जो इन्फेंट है उसको भी बहुत बीमारी होने का खतरा होता है, और उसका जो है बर्थ के समय उसका बहुत लो वेट हो सकता है। और ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जो हैं, उनको बहुत केयर चाहिए, और उनको बहुत न्यूट्रिशन, उनको प्रॉपर फूड और उनको प्रॉपर हेल्थ केयर की जरूरत होती है। तो अगर विमेन इंडिपेंडेंट नहीं है, तो जो है उसके हाउस होल्ड की जो इकोनॉमिक वेलबींग है वो भी प्रभावित होती है, और बहुत वो लेस प्रोडक्टिव हो पाती है लेबर फोर्स में। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो विमेन की हेल्थ है वो उसके जीवन में या समाज के जो स्टेटस है वो कई रूप से वो प्रभावित करती है। और जो इसके अलावा अगर इंडियन विमेन कंट्रीब्यूट करती भी है, हेल्दी भी है, तो उसके कंट्रीब्यूशंस को बहुत ओवरलुक किया जाता है, क्योंकि जो है बस उसको एक देखा जाता है कि एक तरह से इकोनॉमिकली मतलब बस जस्ट बर्डन है। और और उसके जितने भी कंट्रीब्यूशंस हैं, जहां भी वो काम करे उसको ओवरलुक करने की कोशिश की जाती है। तो यूएन ने एक एस्टिमेशन बनाया था, उन्होंने बताया कि लगभग 70% जो है वो महिलाएं जो हैं वो पुअर मतलब बहुत गरीब तबके को बिलोंग करती हैं, बहुत इनइक्वालिटी को फेस करती हैं। और ऐसी महिलाओं को जो है बहुत ज्यादा की जो लिमिटेड डिसीजन मेकिंग है, कहीं भी उनकी वो डिसीजन नहीं ले पाती, और इसका इम्पैक्ट उनके हेल्थ पर पड़ता है। इसके अलावा डिसेबिलिटी, अक्षमता भी जो है एक बहुत बड़ा कंसर्न है विमेन के हेल्थ का। और उनको जो जो माने फिजिकली चैलेंज्ड हैं, उनको और ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन का वो शिकार होती हैं, और क्योंकि वो विमेन है।
उनको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती। समाज के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस उनको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं देते जो कि डिसेबल्ड मैन को देते हैं। तो यहाँ पर भी जो है वो बहुत जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है और उनको तनावों के साथ बहुत ज्यादा कोप करना पड़ता है। और जो वर्किंग वुमेन है उनके अपने स्पेसिफिक हेल्थ कंसर्न होते हैं, और जैसे कि उनको उनकी भी हेल्थ बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज उनको करना पड़ता है, हेल्थ से बहुत ज्यादा उनको स्ट्रेस को फेस करना पड़ता है। मतलब डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, एक तो डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेस से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब स्ट्रेस की वजह से भी, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहां का स्ट्रेस, आपको डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से स्ट्रेस। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट भी हैं और तो कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर हो रही है, तो इसका पूरा असर उनके फिजिकल हेल्थ और उनके मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। तो इंडिया एक ट्रेडिशनल कंट्री है, और यहाँ पर हम लोग बात तो मातृशक्ति की करते हैं, तो इसलिए हेल्थ केयर एक्सेस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि विमेन को सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल सारे बैरियर्स को जो है वो फेस करना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि जब मानसिक स्वास्थ्य की बात आती है तो उनका कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य भी जो है वो बहुत प्रभावित होता है। मतलब जैसे इसको कि हम मेंटल हेल्थ भी कह सकते हैं। तो हम उनका जो कॉग्निटिव लेवल है, जिसको कि हम लाइफ सेटिस्फेक्शन कहते हैं, वहां पे भी उसका असर पड़ता है। और उनके इमोशनल वेलबींग, जहाँ पर कि पॉजिटिव अफेक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए और निगेटिव अफेक्टिविटी कम होनी चाहिए, तो वो वैसा नहीं हो पाता। मतलब उनकी पॉजिटिव अफेक्टिविटी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है और उनको बहुत निगेटिव अफेक्ट से गुजरना पड़ता है। तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का वो बहुत शिकार होती है। तो इसकी वजह से भी उनको बहुत जो है वो बहुत सारे मेंटल हेल्थ कंडीशन से रिलेटेड उनके प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। जैसे कि उनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, ईटिंग डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम हो जाती है, पैनिक डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम हो जाती है। और ये भी देखा गया, स्टडीज ये बताती है कि लगभग दुगना या तिगना सुसाइड एज कंपेयर टू मैन, मतलब पुरुष की तुलना में विमेन जो है वो ज्यादा सुसाइड करती है। और उनको फिजिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा देखने को, से भी वो ज्यादा ग्रसित होती हैं। और एविडेंस बताता है कि विमेन जो है वो मेन से ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, सोमैटिक कॉम्प्लेन्स, फिजिकल सिम्टम्स जिसको से ज्यादा वो ग्रसित होती हैं, और उसको मेडिकली भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो उनको बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स की भी प्रॉब्लम होती है, और मेंटल डिसऑर्डर्स, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, शिजोफ्रेनिया, शिजोटिपिकल, डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स, मूड डिसऑर्डर, ये सारे डिसऑर्डर्स उनमें ज्यादा पाए गए। तो क्योंकि इतने ज्यादा मल्टीपल बर्डन्स विमेन की लाइफ में, इतने ज्यादा रोल स्ट्रेन्स हैं, इतने ज्यादा रोल कॉन्फ्लिक्ट वो एक्सपीरियंस करती हैं, तो उसका असर बिल्कुल पड़ना। और अगर साइकोसोमैटिक्स प्रॉब्लम अगर बहुत ज्यादा है तो उसकी वजह से सारी क्रॉनिक इलनेस होती है। तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि विमेन के हेल्थ के लिए समाज को सेंसिटाइज किया जाए। और ये सारे, इतने सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण उनको ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स मतलब कि ऑल काइंड ऑफ साइकोटिक एंड न्यूरोटिक प्रॉब्लम से वो गुजरती हैं। इसकी वजह से देखिए, अगर साइकोसोमेटिक सिम्टम्स बहुत ज्यादा है तभी क्रॉनिक इलनेस जो है वो में कन्वर्ट कर जाता है, जैसे कि कैंसर है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो है वो, जैसे अनसेफ सेक्स है, और सरोगेसी है, आईवीएफ से गुजरना पड़ता है, उसकी वजह से बहुत सारे उनको प्रॉब्लम्स होते हैं। एचआईवी और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स, फाइब्रॉइड्स, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस, हार्ट डिजीज, अर्थराइटिस, ये सारी प्रॉब्लम्स उनको हो जाती है। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि ओल्ड एज में भी उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, रोल से रिलेटेड उनको बहुत स्ट्रेस होता है, और सुसाइडल टेंडेंसीज उनमें बहुत ज्यादा। साइकोलॉजिकल और फिजिकल की हम बात देखें तो वो भी बहुत ज्यादा उनको देखना पड़ता है। मतलब सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शंस की वजह से उनको बहुत मतलब बहुत एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, जो प्रॉब्लम है डाउरी एंड ब्राइड बर्निंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
वायलेंस अगेंस्ट विमेन जो है वो बहुत दुखद एक समस्या है। बचपन में ही बहुत सारी जिम्मेदारी दे दी जाती है, क्योंकि माँ काम पे चली जाती है, तो अब छोटी लड़की है उसको ही सारा काम करना पड़ता है। मैं जो कम्युनिटी वर्क के तहत किसी गांव में जाते थे, तो वहां पे एक लड़की बहुत अच्छी थी, स्कूल में पढ़ने आती, बहनों से, और बचपन से उनको घर देखना है। उसके बाद अभी वो बड़ी नहीं हुई क्योंकि मैरिज हो जाती है। न्यूट्रिशन का उनको बिल्कुल नरिशमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं है घर में, और प्रॉपर्टी राइट्स भी बहुत मुश्किल से मतलब मिल जाए। जब जब कौन कोर्ट में जाता है ना, तो घर वाले कहीं ना कहीं से या समाज वाले उनको कहीं से भी देना नहीं चाहते। अब ये है कि कैसे विमेन की और बच्चों की और अंततः परिवार की वेलबींग को अच्छा किया जाए। तो ये जो है पब्लिक हेल्थ का एक बहुत इम्पोर्टेंट गोल है। तो एड्रेस अ वाइड रेंज ऑफ कंडीशंस। हेल्थ बिहेवियर कैसा है, हेल्थ बिलीफ सिस्टम्स उनके कैसे हैं, और जैसे कि वो किस तरह के कोपिंग मैकेनिज्म्स का प्रयोग कर रही हैं, वो एक्टिव कोपिंग स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करती हैं या वो अवॉइड कर जाती हैं, या जो उनके जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो उनके विश्वास हैं वो क्या पूरी तरह से सुपर नेचुरल एट्रीब्यूशन से रिलेटेड हैं, या कुछ रियलिटी से रिलेटेड है, या वो बिल्कुल इन्वायरमेंट को एट्रीब्यूट कर देती हैं। वो कहाँ उनके एट्रीब्यूट कर रही हैं, क्योंकि अगर एट्रीब्यूशन अगर रॉन्ग हो रहा है और कहीं ना कहीं कॉग्निटिव एरर हो रहा है, तो डेफिनेटली उसका जो इम्पैक्ट है वो उनके कोपिंग मैकेनिज्म पे पड़ेगा, और उनका जो ट्रीटमेंट डिसीजन मेकिंग है या वो बिल्कुल उनका खराब हो जाएगा। या क्योंकि अक्सर देखा गया कि जो महिलाएं वो प्रोक्रेस्टिनेट करती हैं और मतलब टाल देती हैं कि घर के बड़े लोग जो है वो इलाज कराएंगे, पहले तो बताना ही नहीं है, रिमिनेट करते रहना है, और जब प्रॉब्लम ज्यादा एग्रेवेट हो जाती है तब वो फिर भी वो टालती हैं। लेकिन फिर वो अगर जो है शेयर भी करती हैं तो उसके बाद भी जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के लिए घर वाले कहाँ ले जा रहे हैं या उनको क्या सजेशंस देते हैं, ये सारी चीजें उनके ओवरऑल हेल्थ को बहुत प्रभावित करती है। और इसकी वजह से सारे जो हैं उनको बहुत ज्यादा, अगर वो बहुत हाइपर विजिलेंट हैं या वो बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन है उनके ट्रीटमेंट डिसीजन मेकिंग में, डेफिनेटली उनको बहुत पेन और सीवियरिटी से जूझना पड़ता है। लेकिन अगर वो विजिलेंट हैं और एजुकेटेड क्लास को बिलोंग करते तो डेफिनेटली पॉजिटिव हेल्थ आउटकम्स आते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो विशेष तौर से जो जब प्रेगनेंसी का जो समय होता है, उस समय विमेन के बहुत सारे हेल्थ रिस्क जो है वो आइडेंटिफाई हो पाते हैं, कि क्योंकि ऐसे तो जीवन भर कोई उनके बहुत मुश्किल से ही लोग जो है वो ध्यान देते हैं कि लड़की को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जब प्रेगनेंसी है और उस समय उनको हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, डिप्रेशन और वायलेंस और इवन सब्सटेंस एब्यूज अगर इस तरह का है, अनहेल्दी वेट है, तो इसकी वजह से भी उनके प्रेगनेंसी आउटकम्स पे बहुत असर पड़ता है। तो जो है इसको रिड्यूस किया जा सकता है अगर जो हेल्थ केयर है वो उनके प्री कंसेप्शन, उनके कंसेप्शन के पहले ही उनके सारे हेल्थ चेकअप हो जाएं, और तो उनको और के काफी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो कम किए जा सकते हैं। फिर अगर प्री कंसेप्शन के बाद मान लीजिए वहां पर नहीं हुआ, लेकिन अगर प्रेगनेंसी हो गई तो वहां पर उनको काफी प्रॉपर हेल्थ केयर दिया जा सकता है, क्योंकि जो बच्चा है और उसको भी बचाया जा पाएगा। और इवन इंटर कंसेप्शन फेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां भी उनको हेल्थ केयर की जरूरत है। तो अगर ये देखा जाता है कि अगर बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया गया उनके हेल्थ से रिलेटेड जो भी उनकी समस्याएं हैं, तो और उनको जो है प्रॉपर हेल्थ केयर मिल गया, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल गया, तो डेवलपमेंटल जो से रिलेटेड जो चाइल्ड की प्रॉब्लम होती है वो और डिसेबिलिटी जो होने की संभावना होती है उसको रोका जा सकता है।
बहुत हद तक, ताकि जो बच्चा होगा वो अपनी फुल पोटेंशियलिटीज के साथ जन्म ले सके। और क्योंकि अगर यहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया तो बच्चे को बहुत सारे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जैसे कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो जाता है, जिसमें कि अगर माँ प्रॉपर उसको केयर नहीं मिला, अगर हेल्दी नहीं थी, या वो प्रेगनेंसी के समय इतने कुछ क्रॉनिक इलनेस से वो जूझ रही थी, तो ऐसे बच्चे जो सोशल स्किल्स के साथ कोप नहीं कर पाते, बहुत रिपीटेटिव बिहेवियर करते हैं, उनको स्पीच या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, सेरिब्रल पाल्सी हो सकती है, हेयरिंग लॉस हो सकता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज भी हो सकती है, विजन इम्पेयरमेंट हो सकता है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके अलावा जब पॉवर्टी है, पॉवर्टी से का भी बहुत बहुत असर पड़ता है चाइल्ड या के हेल्थ पे। और डेफिनेटली जो है वो सोशो डेमोग्राफिक फीचर्स जो है उसका बहुत इम्पैक्ट है हेल्थ पे। और इसके अलावा कुछ बिहेवियरल फैक्टर्स हैं जो डेफिनेटली लिंक्ड होते हैं सोशो डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ द वुमेन, जैसे कि एजुकेशन क्या है उनके, महिला की एजुकेशन क्या है, उनके परिवार के लोग कैसे, उनकी इनकम क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग कराई कि नहीं कराई। इसके अलावा जो है जो भी फिजिकल और मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम तो केयर गिवर्स को नहीं थी। तो इस तरह की जो है वो प्रॉब्लम बहुत अगर होती है तो डेफिनेटली मॉर्टेलिटी और जो मॉर्बिडिटी, मतलब बहुत सारी बीमारियों के साथ मदर जीती है, और बच्चे को भी बीमारियां हो जाती हैं, और जो है वो डिलीवरी डेथ हो सकती है, या बच्चा अगर जन्म लिया तो जन्म के कुछ समय के बाद वो उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जितने भी विमेन हैं जो वीकर सेक्शन को बिलोंग करती हैं, डिसएडवांटेज सोसाइटी को बिलोंग करती हैं, तो इसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा उनको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे कि एनीमिया देखा गया कि लगभग नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने ये पाया कि पुरुष तो एनेमिक थे ही, लेकिन 55% विमेन जो है वो ज्यादा एनेमिक थी। और कुछ रीजनल वेरिएशंस भी पाए गए। 4 स्टेट्स में तो अच्छे स्टेटस थे, जैसे गोवा, केरला, मणिपुर और मिजोरम में, लेकिन उसके अलावा दूसरे स्टेट्स में बहुत एनीमिया पाया गया। फिर इसकी वजह जब कंसेप्शन के पहले अगर बहुत ज्यादा इलनेस है तो उसकी वजह से भी बहुत प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस देखने को फेस करना पड़ता है महिलाओं को, और जिसमें कि हैमरेज हो सकता है, इन्फेक्शन होता है, हाइपरटेंसिव डिजीजेस हो जाती हैं, प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है। तो इसकी वजह से जो है जो इन्फेंट है उसकी मॉर्टेलिटी पे बहुत असर पड़ता है, और एक लाइफ लॉन्ग जो है ऐसे बच्चों को लाइफ लॉन्ग बहुत ज्यादा उनको बीमारियों से जूझना पड़ता है। तो इसके अलावा जो है अगर ये भी देखा गया है कि प्रेग्नेंट वेमेन जो है वो अगर उनको एक्यूट और क्रॉनिक कंडीशंस हैं, बहुत ज्यादा मॉर्बिडिटीज हैं, तो वो किस तरह के दवाइयों को वो लें, क्योंकि जब तक दवा जो है वो फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड नहीं है तो उनको नहीं लेना चाहिए। अगर वो ले लेती हैं तो बच्चे में बहुत ज्यादा मतलब फिजिकल एज वेल एज मेंटल प्रॉब्लम आने की जो है वो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो और प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे कि फेटस को नुकसान हो सकता है या हो जाता है। और ये देखा गया कि हिंदुस्तान में मतलब लगभग 113 1 लाख में 113 मैटरनल डेथ होती है जन्म बच्चे को जन्म देते समय। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इतना, डिलीवरी डेथ बहुत ज्यादा होती है। तो कितनी दुखद बात है कि 113 माँ खत्म हो जाती है। और जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वहाँ पर ये बहुत हाई पाई गई। मैंने भी ट्राइबल पॉपुलेशन में काम किया है और अभी भी हम लोग कर रहे हैं। और ये देखा गया कि एक तो इंटीरियर बहुत अंदर के इलाके में वो लोग रहते हैं, और उनको
जहाँ पे सरकारी बस चलती है, अब तो फॉर्चुनेटली बस चलने लगी है और उसका एक टाइम फिक्स है, तो उनको अपने गांव से बस को पकड़ने के लिए कोई उनको साइकिल पे बैठा है और वहां पे फिर वो बस कैच कर पाएंगे, फिर उस वो बस पे चढ़ के फिर वो आएंगे टाउन में जहाँ वो अपना इलाज करवाएंगे। तो बहुत सारी जो डिलीवरी डेथ है वो रास्ते में ही हो जाती है, बहुत दुखद है। तो ट्राइबल पॉपुलेशन जो है अब तो लगभग 9% हो चुका होगा, मतलब और बढ़ गया होगा, क्योंकि सेंसेक्स जो था वो सेंसेक्स 2011 का था और अभी भी स्थिति बहुत खराब है। और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तो बहुत ज्यादा कर रही है, बहुत स्कीम्स और प्रोग्राम्स ला रही है ताकि उनके उनके जो स्तर को उठाया जा सके। लेकिन फिर भी क्योंकि वो इकोनॉमिकली बहुत वीक हैं, सोशली बहुत वीक हैं, तो हेल्थ रिस्क हमेशा उनके पास माँ को और बच्चे को बहुत ज्यादा होता है। तो ट्राइबल पॉपुलेशन में मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ स्टेटस से रिलेटेड समस्याएं बहुत पाई गई। तो अब ये हो जाता है कि प्री नेटल और या एंटीनेटल केयर दिया जाए ऐसे लोगों को, ताकि हेल्दी बेबी हो जाए। और लगभग 5 में से 1 विमेन जो है वो जो है शायद उसको केयर मिल पाए। और केरला तमिलनाडु में तो मिली एंटीनेटल केयर, लेकिन बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और जो झारखंड जैसे जो इतने बड़े बड़े स्टेट्स हैं, यहाँ पे एंटीनेटल केयर की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं देखी गई। और ये भी देखा गया कि प्रेग्नेंट विमेन जो है वो उन्होंने बहुत प्रॉब्लम फेस की। अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में इस तरह की सुविधाएं थी भी तो उसको एक्सेस करना बहुत मुश्किल था। और ये बहुत ही मतलब एकदम ये ह्यूमन राइट का इशू है और इसको ह्यूमन राइट के प्रोग्राम्स में जो है वो इस इशू को रेज भी किया गया है। बर्थ ऑर्डर से रिलेटेड डिफिकल्टीज भी जो है वो बहुत मैटरनल हेल्थ को प्रभावित करती है। अर्बन एरिया में द यूटिलाइजेशन ऑफ मैटरनल हेल्थ केयर हैज इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग बर्थ ऑर्डर ऑफ द वुमेन। अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं तो भी अर्बन एरिया में उनको एक्सेसिबिलिटी है, वो जा करके मदद ले सकती है। लेकिन गांव में अगर बच्चे ज्यादा पैदा होते चले जा रहे हैं तो उनको फिर हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं मिलती हैं। पहले बच्चे को दूसरे बच्चे को तो मिल जाती है, लेकिन बाद के बच्चों को नहीं मिलती है। अब रूरल अर्बन डिफरेंसेस भी हैं, क्योंकि नॉलेज है, ज्ञान है कि नहीं कि हम कैसे हेल्थ केयर जो सेक्टर्स हैं वहां पर हम जाएं, उसके बारे में आइडिया नहीं है, अपने स्वास्थ्य के बारे में आइडिया नहीं है, फिर उसको कैसे एक्सेस करें उसके बारे में आइडिया नहीं है। तो मास मीडिया का बहुत बड़ा बड़ा रोल है। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, नॉलेज, एक्सेस टू द हेल्थ केयर सर्विसेज एंड रोल ऑफ द मास मीडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मदर चाइल्ड हेल्थ केयर सिस्टम्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो जो बहुत सारे गांव में, बहुत सारे ट्राइबल एरिया में स्किल्ड कोई केयर करने वाला नहीं है, कोई हेल्थ प्रोफेशनल नहीं है, उनके एब्सेंस में ही बच्चे का जन्म हो जाता है। और जबकि गांव में इस तरह की बहुत सुविधा है और देखी गई तो मदर हेल्थ जो है वो थोड़ा शहरों में जो है सुविधा है, तो उसकी वजह से ऐसे समय पे उनको केयर मिल जाती है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का बहुत प्रभाव पड़ता है माँ के स्वास्थ्य में। और non-working women and women with exposure to mass media has utilized more services than working women in 3 component across all 3 states. तो जहाँ पे मास मीडिया का बहुत अच्छा रोल था और जो हेल्थ सर्विसेज बहुत अच्छे से प्रोवाइड की गई और नॉलेज डिसेमिनेशन किया गया जिन जिन स्टेट्स में, वहाँ पे बेटर रिजल्ट्स देखने को मिले। अब लिटरेसी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो प्रिडिक्टर साबित हुआ है कि एजुकेटेड वीमेन है तो अगर अगर वीमेन एजुकेटेड नहीं है तो उसको नॉलेज भी कम होगा, उसको हेल्थ केयर एक्सेस भी कम होगा और मास मीडिया को भी वो बहुत ज्यादा
एक्सेस नहीं कर पाएगी तो उसको पता नहीं चल पाएगा कि उसको कैसे एक्सेस करना है। तो एजुकेटेड वीमेन में ये पाया गया कि उनके डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू अनएजुकेटेड वीमेन, और विद द विजिलेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस दे हैव अडॉप्टेड, और प्रोक्रेस्टिनेशन का लेवल कम देखा गया, हाइपर विजिलेंट का लेवल कम देखा गया। और एजुकेटेड वीमेन में तो एजुकेटेड वीमेन के पास चूंकि स्किल है, एजुकेशन है, तो वो अच्छे से इसको एक्सेस कर पाती हैं। कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ पॉलिसीज आई, जैसे कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आया, जननी सुरक्षा योजना आई, जो जिसमें कि ये ऑब्जेक्टिव था कि मैटरनल हेल्थ सर्विसेज का यूटिलाइजेशन हो पाए और एक इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जितनी है उसको प्रमोशन, प्रॉपर प्रमोशन मिल पाए। तो ये देखा गया कि डिस्पाइट द फोकस ऑन लो परफॉर्मिंग स्टेट्स, द डिजायर्ड लेवल ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ मैटरनल हेल्थ केयर सर्विसेज आर नॉट अचीव्ड, particularly the weaker sections of the society are lagging। मतलब इतनी अच्छी योजनाएं हैं पर वहां पर ये योजनाएं या तो पहुंच रही है और पहुंचने के बाद भी पता नहीं चल पा रहा है, एक्सेस लोग नहीं कर पा रहे हैं, और वीकर ट्राइबल सेक्शंस में इसकी बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके नहीं पाए। फिर जो जननी सुरक्षा योजना है, इसमें कुछ इस तरह की व्यवस्था की गई थी कि फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, पर ये भी अंडर यूटिलाइज्ड है क्योंकि क्वालिटी ऑफ केयर बहुत पुअर है। तो कहीं ना कहीं से जो है वो जननी सुरक्षा योजना जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो वो इसकी वजह से जो है वो इलिटरेसी की वजह से, लेस एक्सपोजर की वजह से और लेस कॉन्टेक्ट कल्चरेशन की वजह से वो इस तरह के स्कीम्स को लोग यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो अब कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस की बहुत जरूरत है अगर की जाए, और तब जो पुअर लोग हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो इस तरह के प्रोग्राम्स को अवेल कर पाएंगे। कुछ रिसेंट कुछ हेल्थ केयर के प्रोग्राम्स बहुत अच्छे आए, जैसे जिसमें कि आशा नाम आप सबने सुना होगा, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज। इस तरह के जो आशा में काम करने वाले जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, वो ताकि वो घर घर में जा पाए, न्यूबॉर्न को देख पाए, फैमिलीज को देख पाए, उनको एडवाइस दे पाए कि जच्चा बच्चा को कैसा खान पान होना चाहिए, कैसे उनको इन्फेक्शन से बचाया जाए, ब्रेस्ट फीडिंग का क्या रूल है, ये सब बताया जाए। तो इसके जो रेंडमाइज ट्रायल्स, कंट्रोल ट्रायल्स हुए, उसमें ये देखा गया कि ये काफी बेनिफिशियल, इसके इम्पैक्ट्स देखे गए, और न्यूनेटल मॉर्टेलिटी जो रेट्स है वो कम पाया गया। जहां जहां पर आशा ग्रुप ने जो है वो विमेन के मतलब इस महिलाओं का ग्रुप होता है, जहां जहां जाके उन्होंने सपोर्ट किया था इंटीरियर सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी में, तो वहां पे इसके बहुत अच्छे बेनिफिट आए। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के तहत परिवार के लोगों को का इंटरव्यू लिया गया, और उन लोगों ने ये पूछा कि भाई क्या बात है कि लोग जो है वो गवर्नमेंट की हेल्थ फैसिलिटीज को नहीं यूटिलाइज कर पा रहे हैं, इतना अंडर यूटिलाइजेशन क्यों है। तो सबसे पहला था कि बहुत ही पुअर क्वालिटी ऑफ केयर है, और कुछ बहुत ही जो इंटीरियर सेक्शंस हैं वहाँ पे बहुत इस तरह की फैसिलिटीज नहीं पाई गई, और जहाँ थी भी वहाँ पे इंतजार करने का समय बहुत लंबा था, और हेल्थ पर्सोनेल मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं थी। और अगर वो मतलब अफसोस होता है पढ़ के कि अगर वो गए, इतनी ज्यादा दवाओं की व्यवस्था की है, फ्री दवा की व्यवस्था की है सरकार ने, पर दवा नहीं मिल पाती, दवा खत्म हो जाती है। तो इस तरह की एक तो वो लोग इतना चैलेंजेस, इतने हैजार्ड्स को फेस करके वो पहुंचते हैं लेने के लिए, लेकिन अब वहां जाकर के कोई उनको अटेंड ना करे प्रॉपरली, और गवर्नमेंट प्रोसेसेस में इतना टाइम लग जाए, उसके बाद दवाइयाँ भी ना उपलब्ध हों, तो क्या करेगा आदमी, कहाँ जाएगा, इस सेक्टर पे जाएगा अपने अपने स्वास्थ्य के से संबंधित समस्याओं का सुधार करने के लिए? अंत में वो अपने लोकल सेक्टर्स पे ही जाएगा, फोक सेक्टर्स पे ही जाएगा।
तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, इसको बहुत गौर करने की ज़रूरत है। और अगर हम बच्चों के स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की बात करें, तो रिपोर्ट ये बताती है कि 5 साल से नीचे के जो उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ही वो हाई रिस्क ग्रुप है। और इनके ग्रोथ, डेवलपमेंट और सर्वाइवल से रिलेटेड बहुत सारे हजार्ड्स हैं, बहुत सारे बैरियर हैं। तो अब ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, गौर करने की बात है कि ये जो प्री स्कूल जो चिल्ड्रन हैं, ये तो हमारे देश का भविष्य है। और ये हम इसको अगर हम देखा जाए तो ये हमारे नेशन की हेल्थ कंडीशन का बयान करते हैं। अगर यही इनका ही स्वास्थ्य खराब है तो हमारे नेशन का क्या होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखा गया कि बहुत सारे बच्चों को डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स के साथ साथ उनको डायरिया, निमोनिया, मलेरिया, स्किन इन्फेक्शंस, सीवियर अस्थमा, ओबेसिटी, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी देखने को मिले। से संबंध प्रॉब्लम से जूझते हुए ऐसे बच्चे पाए गए। इसका बहुत सारा कारण आप जानते हैं, पॉवर्टी है, मरी है, गरीबी है, और एजुकेशन नहीं बच्चों को मिल पा रहा है। बहुत सारे बच्चे घर में ही हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अपनी कम्युनिटी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, एज कम्पेयर टू द काउंटर पार्ट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो ये भी एक बहुत बड़ा एस बैकग्राउंड बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से इनको एडवर्स हेल्थ देखने को मिलती है। तो अगर चाइल्डहुड में ही इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो डेफिनेटली ये सारी जो मॉर्बिडिटीज हैं ये एडल्टहुड तक जाएगी, कई बीमारियां चली जाएंगी। और इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि इन्फेंट्स के जो प्रॉब्लम्स हैं, चिल्ड्रन के जो प्रॉब्लम्स हैं, एडल्ट्स के जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको इम्प्रूव किया जाए। और स्ट्रेसर्स का भी, जब बहुत ही अर्ली लाइफ में अगर बहुत स्ट्रेस है, इसका भी बहुत एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है चिल्ड्रन के हेल्थ पे। जैसे कि चाइल्ड मेल ट्रीटमेंट है, बहुत गरीबी है, अगर माता पिता चले गए और पैटर्नल सपोर्ट नहीं है, पेरेंटल सपोर्ट नहीं है, मतलब कहीं पैटर्नल सपोर्ट नहीं है, कहीं मैटरनल सपोर्ट नहीं है, कहीं जो है वो अटैचमेंट नहीं है, कहीं अफेक्शन की प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीजें जो है वो हेल्थ आउटकम्स को अफेक्ट करती हैं और इसका असर भी मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी पर पड़ता है। तो अब यहाँ पर भी जो है ये सारा इसका ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये पूरी तरह से इथनिसिटी और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से रिलेटेड होते हैं। अभी बहुत दुखद दौर से हम सब गुजर रहे हैं। अभी कोरोना वायरस गया नहीं है। कोविड जो है 19 में की वजह से बच्चे बच्चे बहुत स्ट्रेस में जी रहे हैं और बहुत मेंटल हेल्थ इश्यूज को वो फेस कर रहे हैं। तो हेल्थ केयर बहुत तेजी से बदल चुका है और टेली हेल्थ में काफी काम किया गया है, पर अभी भी जो बच्चों का इम्यूनाइजेशन है वो पेंडिंग है और क्योंकि अभी उस पर ट्रायल्स हो रहे हैं तो उस पर भी काफी काम करने की जरूरत है। एजुकेशनल डिस्ट्रक्शन हो गया है बहुत बड़ा, मतलब एक खूबसूरत जीवन जो है वो जो स्कूल बहुत बड़ा एजेंट है सोशलाइजेशन का, स्कूल में बच्चे नहीं जा पा रहे हैं और इसके बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस डेफिनेटली पड़ने वाले हैं। पर क्या किया जाए, पेंडेमिक है तो जीवन बचाना ज्यादा जरूरी है। इसका शिकार बच्चे हो रहे हैं और देखा जाए तो कम्युनिटीज जो बहुत ही वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वो बहुत प्रभावित हुए हैं। बहुत सुसाइड हुआ, बहुत पैसे का नुकसान हुआ और जॉब चली गई, मकान उजड़ गए, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आई, बच्चों के पेरेंट्स पेरेंट्स चले गए और बच्चों के पेरेंट्स की वेलबींग भी काफी खराब हुई। जब खाने को नहीं है, पैसा नहीं है, वो क्या करें, कहाँ जाए। तो डायरिया, निमोनिया, मलेरिया, ये जो हमने पहले नाम लिया बीमारियां जिससे मुख्यतः बच्चे का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, वो ग्लोबली 37% डेथ होती है इनकी वजह से 5 साल के भीतर। और
ये देखा गया कि जो है 2 मिलियन यंग चिल्ड्रन हर साल डायरिया, निमोनिया और मलेरिया से खत्म होते हैं। और फिर डायरिया जो है ये जो है इसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो प्रोसेस ऑफ रिहाइड्रेशन इसको प्रिवेंट कर सकता है। तो इसको भी काफी बताने की, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू बताने की कोशिश की जाती है। और लगभग जो है वो 60% चिल्ड्रन जो हैं वो उसको सेव करने में हमारे हेल्थ प्रोवाइडर्स सफल भी साबित हुए हैं। तो अब ये है कि अब यहाँ पर भी बिल्कुल फर्क हो जाता है कि किस तरह के पेरेंट्स हैं और किस तरह के सोशल डेमोग्राफिक प्रोफाइल को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डेफिनेटली जो अच्छे सोशल डेमोग्राफिक प्रोफाइल वाले पेरेंट्स हैं वो तो हेल्थ केयर के लिए जाते हैं और रिहाइड्रेशन के प्रोसेस से बच्चे बच जाते हैं। रिहाइड्रेशन जो ORT थेरेपी है वो दी जाती है बच्चों को। लेकिन ये बहुत दुखद है कि आज भी जो है वो डिहाइड्रेशन की वजह से हिंदुस्तान में बच्चे खत्म हो रहे हैं। अब एनीमिया बहुत मेजर प्रॉब्लम है कि माँ को है तो बच्चे को तो होना ही होना है पूरे इंडिया में। और 5 साल से कम के लगभग 70% जो चिल्ड्रन है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट ये बताती है कि वो एनेमिक पाए गए। कुछ स्टेट्स में बहुत अच्छी स्थिति पाई गई, जैसे गोवा, केरला, मणिपुर, मिजोरम में। लेकिन उसके अलावा और दूसरे जो स्टेट्स थे, जैसे स्किन इन्फेक्शंस भी बहुत पाए गए बच्चों में, लाइक स्कैबीज, बॉयज, फ्रंकल्स जिसमें पिंपल्स हो जाते हैं, पेडिको, रेड सोर्स हो जाते हैं नाक के चारों तरफ, मुंह के चारों तरफ, है ना। तो ये बहुत कॉमन पाए गए। हुकवर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पाई गई। और सबसे बड़ा इसका कारण है मेल न्यूट्रिशन। तो माँ के को बहुत प्रॉपर नरिशमेंट दिया जाए और बच्चे को भी दिया जाए। फिर आई डिजीजेस बहुत पाई गई। कंजक्टिवाइटिस चिल्ड्रंस में बहुत नोटिस की गई। और बेस्ट फीडिंग जो है वो यूनिवर्सल है इंडिया में। और पर बहुत दुखद है कि बहुत कम बच्चे हैं जो कि तुरंत जन्म के बाद जिनको कि माताएं अपना दूध देती हैं, क्योंकि विश्वास कुछ होता है कि नहीं देना है, तुरंत का नहीं देना है, इसमें जहर है, रुक के देना है, बाहर का दूध देना है। तो 25% ही इन्फेंट्स हैं जिनको कि ब्रेस्ट फीडिंग मिल पाती है। इसके अलावा 55% को जो है वो 24 घंटे के बाद मिल पाती है। मतलब जिस सर्वे में जो बताया 100 में 55%। फिर कुछ ऐसी भी माएँ हैं जो कि 3 दिन तक देना नहीं चाहती, उसके बाद वो देना चाहती हैं, क्योंकि वो 3 दिन तक उनका ये सोच है, उनका ये विश्वास है कि अगर दूध देंगे, हनी देंगे, वाटर देंगे, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। जबकि बेस्ट फीडिंग जो है वो तुरंत बच्चे को मिलनी चाहिए। लेकिन हेल्थ कॉग्निशन उनका इस तरह से वहां पे वो कहीं ना कहीं एरर्स उनके उनसे त्रुटियां हो रही हैं। तो जो है माँ की एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट। और वही उत्तर प्रदेश में ये पाया गया कि 23% माँ लोगों ने 24 घंटे के भीतर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराई। तो जो है क्योंकि नियोनेटल पीरियड में, मतलब 4 वीक के भीतर जो है, जो बच्चा जन्म लेने के बाद 4 सप्ताह के भीतर बहुत ज्यादा इन्फेंट अरे नियोनेटल पीरियड में बहुत ज्यादा इन्फेंट मॉर्टेलिटी पाई गई। और जन्म का जो के बाद का 48 घंटा बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वहां पे उनको ब्रेस्ट फीडिंग करा दी जाए तो उनको बढ़ने से रोका जा सकता है। तो ये प्रयास होना, हेल्थ प्रोफेशनल्स का ये प्रयास है कि वो जल्दी से जल्द ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। फिर इम्यूनाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से चाइल्ड के और इन्फेंट की मोर्टेलिटी को रोका जा सकता है। का ये कहना है कि अगर BCG का टीका तुरंत लग जाए तो तुरंत उनको वैक्सीन लगा दिया जाए तो इससे काफी हद तक इस समस्याओं से छुटकारा मिल पाएगा। 3 डोज जो है वो DPT की, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनस की लगनी चाहिए। 3 डोज जो है पोलियो और वैक्सीन की लगनी चाहिए। 1 डोज जो है वो मिजल्स की लगनी चाहिए। तो
बहुत दुखद बात है कि 12 महीने के भीतर जो है बहुत कम बच्चों को प्रॉपर वैक्सीनेशन मिल पाता है। अभी हम कोरोना वायरस के वैक्सीन की बात कर रहे थे, लेकिन अभी तक हमारे देश में जो है वो बीसीजी और डीपीटी का टीका भी जो है मतलब इतनी अवेयर नहीं है लोग, पब्लिक, जो वीकर सेक्शंस हैं समाज के, जो बहुत इंटीरियर इलाके में रहते हैं, तो वहाँ पे वो इसको भी नहीं यूज कर पा रहे हैं। कुछ स्टेट्स में बहुत अच्छे, तमिलनाडु, केरला, गोवा में बहुत अच्छे रेट्स पाए गए। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब पावर्टी का पूरा मेल न्यूट्रिशन से बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि ये बच्चों के हेल्थ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगर सैनिटाइज कर दिया जाए तो डेफिनेटली, और गरीबी को मतलब दूर किया जाए, प्रॉपर सप्लीमेंट दिया जाए माँ को और बच्चे को, तो रोका जा सकता है। इवन बच्चे को भी दिया जाए अगर माँ खत्म हो चुकी है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और 36% जो पॉपुलेशन हिंदुस्तान की है वो एक अच्छी सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज जो सरकार देती है उसको एक्सेस कर पाती है। 40% बच्चे जो है वो अंडरवेट हैं, और 4 में से 1 बेबी जो है उसका लो बर्थ वेट होता है। तो रूरल एरियाज में लगभग 45% से ऊपर बच्चे जो हैं, जो 5 साल के उम्र के नीचे के जो बच्चे हैं वो अंडरवेट हैं। तो बहुत ससेप्टेबिलिटी है। तो अब ये है कि जो हमारे देश में 1 में से 3 लोग जो हैं उनकी जो है वो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन में वो आ जाते हैं, क्योंकि उनकी तनख्वाह जो है वो लगभग $1.5 पर डे से भी कम है। तो पॉवर्टी और मेल न्यूट्रिशन जो है वो आपस में बहुत क्लोजली लिंक्ड है, और लगभग 45% जो डेथ होती है 5 साल से कम के बच्चों की, कम उम्र के बच्चों की, वो मेल नरिशमेंट के कारण होती है। तो इनइक्वालिटी एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। तो यहाँ तक कि इवन इन द रिचेस्ट स्टेट इन इंडिया, महाराष्ट्र, मोर देन 1 in 3 चिल्ड्रन आर अंडरवेट। 3 में से 1 बच्चा जो है वो अंडरवेट। तो अगर पॉवर्टी को रोका जाए, मेल न्यूट्रिशन को रोका जाए, तो चिल्ड्रन के मॉर्टेलिटी असर पड़ेगा। हमने क्या खाया था? हेलो, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा, क्या रोक देना है? तो देखिए, इतनी सारी समस्याएं जो सामने आई, इसको देख के समझ में आता है कि विमेन एम्पावरमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है अगर हमें बच्चों की हेल्थ को अच्छा रखना है। पेपर कल तो मैडम अपनी मम्मी को दिखाएंगे हैं? तो धनंजय जी, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा मैडम, आवाज आपकी आ रही है, तो थोड़ा सा मैं कंटिन्यू करूँ ना? तो देखिए, जो इस रिसर्च फाइंडिंग्स ये बताती है कि विमेन के एम्पावरमेंट से डायरेक्ट रिलेशनशिप मिला चाइल्ड के मॉर्टेलिटी रेट्स का। अगर विमेन एम्पावर्ड थी, विमेन फाइनेंशियली स्ट्रांग थी, उसका स्टेटस अच्छा था समाज में, तो बच्चे का अच्छा सर्वाइवल हुआ, और विमेन का भी प्रॉपर केयर हुआ, बच्चे का भी प्रॉपर केयर हुआ, और इन्फेंट मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी के जो रेट्स हैं वो कम पाए गए। तो अब आता है कि हेलो, शैल आई कंटिन्यू और स्टॉप? हेलो, मैम, यू में कंटिन्यू। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो अब ये आता है कि हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं वो कैसे काम करें और क्या काम करें।
तो सबसे पहले तो देखिए ये जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनका रोल है कि वो किस किस तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं विमेन को और चिल्ड्रन को, उसको आइडेंटिफाई करें और उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किस एरिया में है, उसका सीवियरिटी क्या है, उसको देखें। इसके बाद जो है वो उसके इटियोलॉजिकल कोरिलेट्स क्या क्या हैं, उसके डायग्नोस्टिक कोरिलेट्स क्या क्या हैं हेल्थ के, इलनेस के और डिसफंक्शंस के, उसको वो देखें। मतलब कि क्या कारण है जिसकी वजह से ये बीमारी हो रही है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से सोशल फैक्टर्स हैं, बिहेवियरल फैक्टर्स हैं, इमोशनल फैक्टर्स हैं, कल्चरल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इतनी बीमारियां हो रही हैं, या पुअर हेल्थ हैबिट्स है ना। तो कहीं गुटखा तो नहीं खा रही है प्रेग्नेंट विमेन, कहीं टोबैको तो नहीं खा रही है, खाना खाने की जगह उसका मतलब फॉल्टी फॉल्टी हेल्थ हैबिट्स हैं। तो इस तरह के वो फैक्टर्स देखे कि क्या कारण है जिसकी वजह से ये वो किस तरह से वो कोप कर रही है स्ट्रेस से, किस तरह से वो निर्णयों को ले रही है अपने स्वास्थ्य से संबंधित। हर पहलुओं का की तो बात हम नहीं कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, इसी पे बात करेंगे। इसके अलावा जो है कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको वो परसीव नहीं कर पा रही है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है और जो अवेलेबिलिटी है उसको आप परसीव ही नहीं कर रहे और आप एक्सपेक्ट किए चले जा रहे हैं। तो क्या ऐसा भी है, क्योंकि समाज में सिस्टम्स हैं, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है देख पाना। इसके बाद है कि हेल्थ को अगर हेल्दी है तो वो कैसे मतलब प्रमोट कर रही है और अपने हेल्थ को कैसे मेंटेन कर रही है, या हेल्थ को कैसे प्रमोट करना चाहिए, कैसे मेंटेन करना चाहिए, कैसे अच्छी हेल्थ हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए, कैसे करेक्ट कॉजेशंस को परसीव करना चाहिए, कैसे कौन कौन सा फूड लेना चाहिए, है ना, बच्चे को किस तरह से ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, कब करानी है, नरिशमेंट का कितना केयर करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर अगर अच्छे सेक्शंस को बिलोंग करती है तो कौन कौन सी फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, और जो मीडिया कैंपेन जो डिजाइन किए गए हैं उसको हम कैसे एक्सेस करें, कैसे उसको समझें। और इवन हेल्थ प्रोफेशनल डिजाइन भी करते हैं, उसको उसको डेजिग्नेट भी करते हैं, टीवी में जाके वो टॉक्स दे सकते हैं, रेडियो में वो टॉक्स देते हैं, ताकि लोग कैसे लोगों को बताएं, महिलाओं को बताएं, बच्चों को बताएं कि वो कैसे हेल्थ को प्रमोट करें, कैसे वो मेंटेन करें। अब ये है कि मान लीजिए कि कोई बीमारी हो गई या बीमारी होने के लक्षण हैं, मतलब दिख रहे हैं, या हो सकती है कभी कभी बहुत सी जेनेटिक भी बीमारियां हैं, तो कैसे उसको प्रिवेंट करें। तो बीमारियों को प्रिवेंट करने के लिए जो है हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो है वो जा करके, या हेल्थ प्रोफेशनल्स जो लोग ऑलरेडी बीमार हो चुके हैं उनको वो जाके बताते हैं कि किस तरह से वो जो ट्रीटमेंट है उसके रेजिमेंट को कैसे फॉलो करें। 100% ट्रीटमेंट एडहेरेंस होना चाहिए, किस तरह का वो ट्रीटमेंट डिसीजन मेकिंग को वो अडॉप्ट करें, किस तरह की कोपिंग स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट करें, कैसे वो सोशल सपोर्ट जो को ड्रॉ करें, whether it is emotional, whether it is practical, social companionship, tangible और फाइनेंशियल, वॉट एवर इट इज देयर, मतलब वो देखें कि कितना अवेलेबल है और जरूर मिलेगा। तो ये आपको ये ट्रिक आनी चाहिए। तो एडजस्टमेंट उनको कैसे करना है ताकि वो पॉजिटिव हेल्थ आउटकम्स को वो परसीव कर सके। इसके अलावा जो है हेल्थ प्रोफेशनल एनालिसिस करते हैं हेल्थ केयर सिस्टम्स का, कि जितने मैंने फाइंडिंग्स आपको बताई उससे पता चला कि महिलाओं की क्या स्थिति है स्वास्थ्य की, फिर जो प्रेग्नेंट है गर्भवती महिलाओं की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं वो क्या 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 फेस कर रही हैं, बच्चे क्या क्या फेस कर रहे हैं, इसको वो देखें। तो इसकी पूरा एनालिसिस करें और हेल्थ केयर सिस्टम्स जो हैं उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, कि भाई दवाई नहीं है, हेल्थ पर्सोनेल नहीं है, और कैसे सबको अवेलेबल कराएं, कैसे जा करके अवेयर करें पब्लिक को, और अल्टीमेटली हेल्थ पॉलिसी फॉर्मुलेशंस में भी उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। फिर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में योगदान होता है। फिर ये देखा जाता है कि जो जो पॉलिसीज चल रही हैं, जैसे जननी सुरक्षा योजना है, आशा है, और फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड जो भी सिस्टम्स हैं,
तो उसको उसका अंडर यूटिलाइजेशन क्यों हो रहा है, कौन कौन से बैरियर्स हैं जिसकी वजह से वो प्रैक्टिस में नहीं आ पा रही है, फिर उनको बैरियर्स को रिमूव करना और एक प्रोसेस को फैसिलिटेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह से जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो ये देख सकते हैं कि लोगों के हेल्थ बिहेवियर में कितना सुधार हुआ, सुधार करने का प्रयत्न करते हैं, सुधार करने के लिए बहुत सारी नीतियों को वो प्लान करते हैं और बहुत सारे वो रिकमेंडेशंस भी दे सकते हैं जिससे कि हेल्थ केयर सिस्टम्स को इम्प्रूव किया जा सके। अब हमारा क्या एजेंडा होना चाहिए जिससे कि हम इलनेस को प्रिवेंट कर पाए और हेल्थ को सस्टेन कर पाए। तो इसके लिए दो तरह से हेल्थ प्रोफेशनल्स काम कर सकते हैं, एक कम्युनिटी लेवल पे कर सकते हैं और इंडिविजुअल लेवल पे भी आप कर सकते हैं। और दोनों पे अगर आप करते हैं तो सबसे पहले ऐसे कॉग्निटिव लेवल पे काम करने की भी बहुत जरूरत है कि उनके विश्वास क्या है, जैसे जेंडर स्पेसिफिक जो उनके स्टीरियोटिपिकल जो स्कीम्स हैं, जो स्कीमाज है, जो बिलीफ सिस्टम्स है, उसको करेक्ट करने की जरूरत है। ठीक है, ये तो जेंडर स्पेसिफिक हुआ। उसके बाद बीमारी से रिलेटेड वो उनका नॉलेज क्या है, उनके उनके विश्वास क्या है। ठीक है, उसको उसको सबसे पहले वो एसेस करेंगे। एसेस करने के बाद देखेंगे कि भाई अगर जो है कहीं ना कहीं अगर उनका सुपर नेचुरल बिलीफ सिस्टम जो है वो ज्यादा स्ट्रांगली प्रिवेल कर रहा है तो उसकी वजह से उनके एटीट्यूड और प्रेफरेंसेस रिगार्डिंग ट्रीटमेंट सही है कि नहीं है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डेविएट कर जा रहे हैं और जो हेल्थ केयर सिस्टम्स और जो फैसिलिटीज मौजूद है उसको वो अवेल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही हेल्थ कॉग्निशन की वजह से उनका बिहेवियर कहाँ जा रहा है। आर दे एबल टू कोप विद द लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन और दे आर मीन्स व्हाट काइंड ऑफ कोपिंग स्ट्रेटजीज दे आर एडॉप्टिंग, whether it is approach strategies or avoidance strategies। जितना avoidance strategies होगा उतना severity of illness बढ़ेगी। ठीक है, morbidities बढ़ेंगी, बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी और consequences, physiological consequences की severity बढ़ेगी, psychological consequences की severity बढ़ेगी, pain बढ़ेगा, hope कम हो जाएगा, है ना। तो ये देखने की, इसलिए हमको कॉग्निटिव लेवल पे काफी काम करने की जरूरत है, इमोशनल लेवल पे बहुत काम करने की जरूरत है। कि इमोशनल लेवल पे जैसे कि आप बहुत जो है वो पॉजिटिव अफेक्टिविटी ज्यादा हो, क्योंकि होप अगर खत्म हो गया बीमारी के समय या दुख की स्थिति के समय तो फिर इंसान करेक्टिव मेजर्स नहीं ले पाता। तो अफेक्ट को बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। देन बिहेवियरल, बिहेवियरल में कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि फॉल्टी प्रैक्टिसेस प्रिवेल कर रही हैं कम्युनिटी में। और हो सकता है कुछ फोक सेक्टर्स की बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस भी हैं क्योंकि इमीडिएट उनको जो है बचाव किसी भी प्रॉब्लम का वहाँ फोक सेक्टर से होता है। इंटीरियर जो सेक्शंस हैं, ट्राइबल एरियाज हैं जहाँ पर कि लोग 18 किलोमीटर 15 किलोमीटर पहले उनको निकलना पड़ता है गांव से बस को पकड़ने के लिए। तो वहाँ कौन कौन सी प्रैक्टिसेस अच्छी हैं और कौन कौन सी प्रैक्टिसेस खराब हैं, वहाँ पे काम करने की जरूरत है। जो अच्छी हैं उसको असिस्ट करना चाहिए हेल्थ प्रोफेशनल्स को। फिर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स कैसा है, सोशल सपोर्ट सिस्टम्स कैसा है, देन ट्रीटमेंट एडहेरेंस कैसा है, 100% वो एडहेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई इलाज है और उनको इलाज बताया जा रहा है तो लॉन्गेविटी को बढ़ाने के लिए और इलनेस की सीवियरिटी को कम करने के लिए और एज वेल एज जीवन के हर क्षेत्र में समायोजन करने के लिए अगर एडहेरेंस, ट्रीटमेंट एडहेरेंस अच्छा है तो काफी हद तक काम हो सकता है। मोटिवेशनल प्रोफाइल पे भी काफी काम करने की जरूरत है ना, कि सेल्फ कंट्रोलेबिलिटी को बढ़ाने की जरूरत है। देन सेल्फ रेगुलेशन को बढ़ाने, कैसे अपने आप को, अपने सेल्फ को कैसे रेगुलेट करें, अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करें और ताकि ताकि आप एक स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द ट्रीटमेंट रेजिमेंट जो है वो संभव हो पाए और करेक्ट कोपिंग स्ट्रेटेजीज का इम्प्लीमेंटेशन हो, मतलब उसको हम अडॉप्ट कर पाए और विजिलेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को हम ले पाए
और करेक्ट जो सोशल सपोर्ट मौजूद है हमारे समाज में उसका हम करेक्ट उसको हम देख पाए, करेक्ट परसेप्शन ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल सपोर्ट हो। तो ये सारे बहुत सारा काम करने के लिए है, इसको आप कम्युनिटी लेवल पे कर सकते हैं और इंडिविजुअल लेवल पे भी किया जा सकता है। तो और जो मुझे ऐसा लगता है कि या रिसर्च भी ये बताती है कि इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो काफी हद तक कारगर सिद्ध होंगे अगर हम उनको हेल्थ एजुकेशन, उनके लिए हम हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स बनाए। हम लोगों ने ट्राइबल एरिया में हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स पे काम किया है और काफी हद तक ऐसा लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम्स अगर रन किए जाएं तो करेक्ट ट्रीटमेंट एडहेरेंस अच्छे पॉजिटिव आउटकम्स हो पाएंगे इन टर्म्स ऑफ द ट्रीटमेंट एडहेरेंस प्रोसेस, इन टर्म्स ऑफ द decision taking, decision making regarding the treatment of the various illness or the adaptation of approach coping strategies or even with respect to the good mental health। तो अगर इस पे हेल्थ एजुकेशन के थ्रू आप अवेयर कर सकते हैं और हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड सारी सारे जो है आप पब्लिक को, मतलब जो विक्टिमाइज्ड हैं, जो विमेन हैं, उनको आप उनकी क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स है और वो हेल्थ प्रॉब्लम्स क्यों होती है, उसको कैसे रोका जा सकता है और अगर हो गई है तो उसके लिए कौन कौन से उपचार की विधियां हैं और स्वस्थ होने के बाद भी उनको कैसे अपने स्वास्थ्य को और अच्छा रखना है, कैसे उसको प्रमोट करना है, कैसे उनको गुड हेल्थ को मेंटेन करना है। ये बहुत हेल्थ एजुकेशन जो है वो बहुत अच्छी इंटरवेंशन टेक्निक है और इसके साथ साथ कैसे अपने लाइफस्टाइल्स को में चेंजेस लाएं ये आप बता सकते हैं हेल्थ एजुकेशन के माध्यम से। डाइटरी पैटर्न्स आप कैसे रखें, कौन कौन सा हाइजेनिक बिहेवियर्स हैं और बर्थ कंट्रोल के बारे में एजुकेशन दें और प्रीनेटल और पीरियड है या कंसेप्शन से पहले का जो पीरियड है उसके पहले जो बहुत सारी मॉर्बिडिटीज हैं उसको कैसे चेक किया जाए, कैसे उसका इलाज किया जाए, उसके बाद कंसीव किया जाए, आप बता सकते हैं। तो काम करने के लिए बहुत है और ये बहुत, क्योंकि यहाँ इस पे ये जो टेक्निक्स है इसमें बहुत इनकरेजिंग होगा और जो कम्युनिटी के मेंबर्स इसमें बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएंगे, बहुत सहज भाव में वो आ पाएंगे। और तो हेल्थ एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है स्वास्थ्य के संदर्भ में। इसके अलावा कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच भी अच्छा है जिसमें कि आप जो सोच है उसको बदलने की कोशिश करिए, पूर्वाग्रहों को तोड़ने की कोशिश करिए, की जा सकती है। मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग बहुत अच्छा मतलब अप्रोच है विमेन को और फैमिली मेंबर्स को मोटिवेट करने के लिए। आप सेल्फ से रिलेटेड पर्सनालिटी का जो सेल्फ का जो डोमेन है, सेल्फ कंट्रोल का जो डोमेन है, उस पर आप काफी कुछ बता सकते हैं कि उस पर कैसे काम किया जाए। इंटरपर्सनल अप्रोच बहुत अच्छा है कि आप परिवार के में जो के लोगों के माध्यम से जो सहयोग मिल सकता है, समाज में जो सहयोग मिल सकता है, नेबरहुड से जो सहयोग मिल सकता है, पीयर से जो सहयोग मिल सकता है, उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन, सब कुछ अवेलेबल है हमारे देश में। सोशल सपोर्ट सिस्टम के लिए आप पैसा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत अच्छी इंटरपर्सनल थेरेपी होगी। तो सोल्यूशन फोकस्ड थेरेपी बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई समस्या आ गई स्वास्थ्य की तो हम उसका साइंटिफिक वे में हम उसको सॉल्व करें, ना कि एक सुपरस्टिशंस को ले करके हम बैठ जाएं और ऐसी वजह से अगर महिला की या बच्चे की मृत्यु होती है तो ये बहुत दुखद है। फैमिली सिस्टम अप्रोच बहुत अच्छा है, उसको ये सारे इंटरवेंशन टेक्निक्स बहुत कारगर सिद्ध हुई है हेल्थ साइकोलॉजी क्षेत्र में। और बहुत सारे आप साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस भी दे सकते हैं जिसमें कि ग्रुप थेरेपी दे सकते हैं, इंडिविजुअल काउंसलिंग आप कर सकते हैं, टेलीफोनिक काउंसलिंग कर सकते हैं। और तो
बहुत अच्छी तकनीक है मनोवैज्ञानिकों के पास या स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिकों के पास, अगर काम किया जाए तो बहुत इसमें डेडिकेशन के साथ काम करने की जरूरत है। तो अंततः हम ये कह सकते हैं कि अ, जितने भी समुदाय हो, जितने भी कम्युनिटी हो, कहीं की भी कम्युनिटी हो, जो भी देश हो, वो तभी स्ट्रांग हो सकता है अगर उस देश की महिला स्ट्रांग है। अगर हमारी एक जनरेशन बहुत स्वस्थ जन्म लेती है, बहुत ट्रेंड होती है, अगर हम उस बच्चे को बहुत अच्छे से हम उसको स्वास्थ्य की हम रक्षा करते हैं, उसकी बीमारियों का हम इलाज करते हैं, उसको बहुत खूबसूरत सोशलाइजेशन पैटर्न से अगर हम उसको गुजारते हैं, है ना, जहाँ पैटर्नल सपोर्ट, मैटरनल अटैचमेंट, पैटर्नल अटैचमेंट और इवन इंटरजेनरेशनल सपोर्ट भी मिल जाए, तो एक अच्छी एजुकेशन हम उसको देते हैं, तो एक बहुत हेल्दी चाइल्ड डेवलप होगा, जिसको कि चारों तरफ से सोशलाइजेशन के अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। स्कूल एक अच्छा मिलेगा, अच्छा नेबरहुड मिलेगा, अच्छा पीयर ग्रुप मिलेगा। ऑफ कोर्स फैमिली इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग इंस्टीट्यूशंस, उसकी वजह से, क्योंकि पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, तो गवर्नमेंट की हजारों समस्याएं जो है वो समाप्त हो जाती है, अपने आप हो जाएगी। महिलाओं के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि स्वास्थ्य ही महिलाओं का स्वास्थ्य ही महिलाओं की पूंजी है। सब कुछ जब खत्म होने लगता है एकदम, जब इंसान अंत की ओर आता है, तब उसको समझ में आता है कि उसने अपने हेल्थ का जो है वो केयर किया होता तो उसकी ये स्थिति नहीं होती। तो इसलिए हेल्थ जो है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप हेल्थ साइकोलॉजी के इतिहास को पढ़ेंगे, तो जब क्रिश्चियन व्यूज पे हम जाएंगे, तो वहां पे ये कहा गया कि ये जो है गॉड की देन है, ये बॉडी जो है गॉड की देन है, तो इसका केयर करना हमारा बहुत बड़ा परम कर्तव्य है। तो स्वास्थ्य हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, महिलाओं की हो या बच्चे की हो या समाज के किसी भी समाज में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य की बात हो, तो उस पे जो भी कंट्रीब्यूट आप कर सकते हैं, बीइंग अ हेल्थ प्रोफेशनल, आपको करना चाहिए। हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम्स को बनाना चाहिए, जिससे हमारी महिलाएं, हमारे समाज की महिलाएं और बच्चे स्वास्थ्य का लाभ ले सकेंगे, मॉर्टेलिटी रेट्स घटेगा, बहुत सारी बीमारियों से उनको मुक्ति मिल पाएगी। आप लोगों के अगर कोई प्रश्न हो तो मुझे अच्छा लगेगा, तो मैंने कोशिश की कि मैं उसे शेयर कर पाऊँ। अगर प्रश्न है तो जी मैं अपने पार्टी है जो हमसे क्वेरी नहीं, मैं कहूँगा क्लैरिफिकेशन या कुछ ऐसी चीजें जो आपके रिसर्च में या जो इसमें कुछ कर रहे हो उनको कुछ अगर क्लियर करना हो तो जरूर है, तो उन पर डिस्कशन करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल, दे आर मोर वेलकम। अगर पार्टिसिपेंट्स मुझे सुन रहे हो, मेरी आवाज आ रही हो, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इस इशू पर अगर उनके कोई रिसर्च है जो कर रहे हैं या डिस्कस करना चाहते हैं बहुत ही शॉर्ट में, क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो अगर कुछ है तो आप प्लीज कहें, पार्टिसिपेंट्स में से कोई भी। ओके, असल में आज बहुत टैक्सिंग रहा हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए मैम। इनॉग्रेशन लगभग 10:30 बजे से और वो लगातार उसमें लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि अब अपने सारे पार्टिसिपेंट्स की ओर से, अपने विभाग की ओर से और यूजीसी एचआरडीसी सेंटर की ओर से मुझे आपको आभार। बीच में यहाँ था देख रहे हैं, और उसी में हमारे बच्चे भी सब लगे हुए हैं। इसमें कई टीमें हम लोगों ने बना रखी हैं, सुबह से सब हाँ, बेचारे लगे हुए हैं, और कोई कहीं है कोई कहीं है, तो जिसको दिख रहे हैं तो भाई सभी हालचाल भी ले रहे हैं, भाई खाया पिया कि नहीं अभी तक।
और तो they are डिफरेंट इधर कॉर्नर में अपना अपना सब काम कर रहे हैं एक्चुअली। हमारे यहाँ काउंसलिंग सेंटर का उद्घाटन भी कल है, तो हम लोग तो मैम मैंने हालांकि पूरे समय मैं जुड़ा रहा आपके उससे, और मैंने ये देखा कि एक बहुत ही वाइड रेंज को आपने कवर किया, जहां आपने वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में क्लोजल एस्पेक्ट ऑफ जेंडर्स हैं, फिर जेंडर स्टीरियोटाइप पर भी आपने विस्तृत रूप से बात की, फिर आप मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ पे आप उसके अंतर्गत आई, एंड देन यू टॉक अबाउट स्टीरियोटाइप, हाउ दे फंक्शन एंड हाउ दे वर्क इन आवर लाइफ, हाउ दे अफेक्ट आवर हेल्थ एंड हाउ। फिर उसके बाद मुझे ये सुखद आश्चर्य हुआ कि आपने मतलब हेल्थ लिटरेसी पे, पर्टिकुलरली विमेन हेल्थ लिटरेसी पे, और उसके साथ केयर गिविंग बर्डन्स जो है और स्ट्रेसेस जो उनके हैं, आपने उन एरियाज को भी अपने इस लेक्चर में कवर किया, और बहुत डिटेल में आपने फिर हेल्थ कैंपेन पर भी बात की, और डिफरेंट जो एजेंसीज हैं जैसे यूनिसेफ, WHO या FAO या UNFA के जो अपने एक्सपीरियंस से आपने जो शेयर किए, और फिर क्रॉनिक, तो अब मैं कि अगर मैं उन सब चीजों को फिर से दोहराऊंगा तो मुझे भी एक लेक्चर 10 मिनट का लेना पड़ेगा। लेकिन ये है कि इसमें कोई काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए काफी बेनिफिशियल रहा, और आपको मैं बहुत बहुत आभार। अभी हमारी हेड साहिबा जो है, अब उस आश्रम को लेकर के इतना ज्यादा वो है कि बेचारी हम 2 ही लोग हैं, तो हम हाँ, लोगों हम ने समझ काम रहे बांट रखा हैं, है समझ रहे हैं, हम लोग समझ इस रहे हैं। काम को कैसे करेंगे। तो आप मैम बहुत, एक तो कोरोना के बाद हम लोग विजिट कर नहीं पा रहे हैं, और आपको सामने देख करके, आप मेरी सीनियर भी रही हैं, तो आपको पहले नमस्कार और फिर आभार और मुझे भी हृदय से बहुत आभार अच्छा लग मैम, रहा आप है, आए। अनुभूति मैडम को देख के, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, और हमेशा ही अच्छा फील होता है। हम तब तो से ये सोच रहे हैं कि कोरोना खत्म हो तो हम गोरखपुर पहुंचे। जरूर मैम, हम लोग भी आप लोग कभी बुलाएं, मैं बनारस आने के लिए एकदम बेचैन हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल प्रमिला तो, से मिले और हाँ, आप लोगों से मिले, सबसे मिले, मतलब वो दिन कब लौटेंगे ऐसा बस लग रहा है। जरूर मैम। हाँ सही बात तो है। हाँ, तो सोचिए इन्हीं मिल शब्दों लिए के कम से कम इतने सालों बाद। हम बहुत साथ बहुत आपको बहुत बहुत थैंक यू। वेलकम तो वेलकम, इन बहुत इन अच्छा लग रहा सभी शब्दों के साथ मैं अपने HRDC सेंटर, अपने विभाग की ओर से और अपनी ओर से आपको मैं औपचारिक आभार ज्ञापित करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और भविष्य में जब भी हम याद करें तो प्लीज अपने छोटे भाई के लिए थोड़ा समय है। नहीं निकाल नहीं, अपने लीजिए। अपने छोटे भाई के लिए, अपनी बहन के लिए मैं हमेशा हूँ। आप जो मुझे आता है छोटा थोड़ा बहुत, जरूर बहुत अच्छा लगेगा शेयर करना। तो बहुत जरूर मैं ही एक सुखद अनुभव रहा। ऑनलाइन ही सही, हम लोग मिले तो जरूर एक जरूर। अरे अच्छी मैम, वो पता नहीं चल रहा, परिचर्चा लग रहा है हुई। जैसे हम लोग सामने हाँ बात कर रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही लगता है, ऐसा ही लगता है। जी और जी। एक अच्छी तो परिचर्चा में कुछ आपका अवसर मिला और कुछ पढ़ने का मौका मिला। मैम, तो मैं अपने पार्टिसिपेंट से ये कहूंगा कि वो हमारे HRDC सेंटर से उनके पास कुछ फीडबैक फॉर्म भेजे जाएंगे, हम लोग उसको मैनेज कर रहे हैं, तो वो फीडबैक फॉर्म पे आप अपनी फीडबैक दें, और कल 7:10:30 पे जो हमारा अगला डिलीवरेशन है, जो अगले हमारे रिसोर्स पर्सन है, आप प्लीज उसमें ज्वाइन करें सभी पार्टिसिपेंट। कल का हमारे जो डिलीवरेशन हैं वो थोड़े वो डिसिप्लिनरी टाइप के होंगे, और बहुत सारे नए डायमेंशंस जो है विमेन और चिल्ड्रन इश्यूज के, वो हम लोग टच करने वाले हैं। जैसे एक NGO से हमारे एक सज्जन है जिनकी काफी वास्ट, जिनका एक्सपीरियंस है इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग और तमाम इस तरह की चीजों से, वो उन इश्यूज पर भी बात करेंगे, और वुमेन आइडेंटिटी और वुमेन सेल्फ और बहुत सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे कल। तो कल का सेशन भी बहुत ही बढ़िया होने वाला है, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी पार्टिसिपेंट से कि कल प्लीज आप लोग 5 मिनट पहले ही ज्वाइन कर लें, क्योंकि 7:10:30 से हम लोग शुरू कर देंगे, क्योंकि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो यहीं से, हम वो मतलब ऑफलाइन अवेलेबल है, वो ही विल डिलीवर। कौन है कल आपके रिसोर्स पर्सन? कल हमारे एक रिसोर्स है मैम, जो सेकंड वाले हैं, वो तो एक होम साइंस की हेड है, प्रोफेसर है, और एक हमारे मिस्टर राजेश मनी जी, बहुत रिनाउंड NGO से हमारे
जो पर्सन है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में और तमाम ऐसे वीमेन उसमें वो काम करते हैं। गोरखपुर में बहुत जाना हुआ नाम भी और बहुत एक्सपीरियंस है। तो एक तरह से वो इंटरेक्शन सेशन होते हैं। और जो हमारा फर्स्ट सेशन है वो वुमेन आइडेंटिटी पर ही हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इन इश्यूज पर ही करते हैं। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू डियर पार्टिसिपेंट्स एंड मैडम। So we are now leaving. Thank you. Thank you. हाँ